पहला चैप्टर समाप्त करने के बाद आइए अब हम सेकंड चैप्टर को देखते हैं। सेकंड चैप्टर क्या कहता है उसके बारे में हम पूरे अच्छे से डिटेल में समझते हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर का नाम है वो है हमारी पृथ्वी के अंदर। अब हम बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर कैसे कैसे प्लेनेट है, प्लेटें हैं, प्लेनेट्स नहीं, प्लेटें, प्लेटें कैसे कैसे प्लेटें हैं, ठीक है ना। उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा, और जो नोट डाउन करने वाली बात होगी जिसको मैं रिपीट करूंगा तो आप उसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? हाँ, इन सारी की चर्चा अभी इस पूरे चैप्टर में करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि अभी जो आप पढ़े कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। आपको पता हमारी पृथ्वी ग्रह है ना। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। उसमें से जो हमारी तीसरे नंबर की ग्रह है वो हमारी कौन सी है? पृथ्वी है। हमारी तीसरे नंबर की ग्रह कौन सी है? पृथ्वी है। पहले नंबर पे कौन से ग्रह है? बुध है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? मंगल है ना। और तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे हमारा शुक्र है, और तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी है। चौथे नंबर पे हमारा मंगल है ना। फिर मंगल के बाद फिर हमारा बृहस्पति है। फिर हमारे बृहस्पति के बाद फिर हमारे शनि हो जाएगा, फिर अरुण और वरुण हो जाएगा, है ना। टोटल 8 ग्रह हो गए। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे अब थोड़ा सा और बढ़ते चलते हैं और बात डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है इसमें, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। लिख लीजिएगा, हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है, और इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। तो सबसे पहले हम बात करें, क्या आपने कभी कि पृथ्वी के अंदर भाग में क्या है? चलिए उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम ध्यान से थोड़ा समझते हैं, है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझते हैं। तो सबसे पहले एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। अब पृथ्वी कैसी बनी हुई है? तो जैसे प्याज है ना, तो प्याज को जब आप छीलते हो तो एक के ऊपर एक प्लेटें चढ़ी होती है उसमें, तो उसी को कहते हैं कि एक के ऊपर एक जो परतें चढ़ी होती है ना, वैसी हमारी पृथ्वी पर भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेटों से बनी हुई है ना। तो बिल्कुल वैसे ही। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपर्टी कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, अब बात करते हैं सबसे ऊपरी परत, यानी ये पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत है, उसे क्या कहते हैं? परपर्टी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप पूछेगा कि परपर्टी क्या है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम परपर्टी कहते हैं। यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये रही आपकी परपर्टी। यह सबसे पतली परत होती है। परपर्टी होती कैसी है? तो सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में, यानी महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर तथा समुद्री में 5 किलोमीटर तक है। यानी अगर बात करें समुद्री संहति में, अगर समुद्री संहति की बात करते हैं, समुद्री सतह पर जो है वो 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर तक क्या परपर्टी फैली हुई है। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपसे पूछा कि परपर्टी क्या है, तो परपर्टी आप बता सकते हो कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपर्टी कहते हैं। यह क्या होता है? सबसे पतली परत होती है, महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर तक फैली होती है, और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक फैली होती है। चलिए अब बात करते हैं महाद्वीपीय संहति के मुख्य रूप किस चीज़ से बना होता है, उसकी बात करते हैं कि महाद्वीपीय संहति के मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। अब बात करेंगे, देखो महाद्वीपीय संहति के मुख्य रूप किस चीज़ से बने, तो सिलिका एवं एल्यूमिना, ठीक है, खनिजों से बनी हुई है। इसीलिए इसे सीएल भी कहते हैं। सीएल, जिसे क्या कहते हैं? सीएल। सी का मतलब होता है सिलिका तथा एल का मतलब होता है एल्यूमिना।
यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। एल का मतलब एल्यूमिना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिना कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए एल्यूमिना चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं, इसलिए इसे सीएल तथा सी से इसलिए सीएल कहा जाता है इसको। सी का मतलब क्या होता है, सिलिका, और एल का मतलब एल्यूमिना। अच्छा, किसको कहा जाता है, तो जो महाद्वीपीय संहति में जो 35 किलोमीटर तक जो फैला हुआ है, तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, उस महाद्वीपीय संहति किस चीज़ की बनी हुई है, तो सिलिका और एल्यूमिना से बनी हुई है, इसलिए इसे सीएल भी कहा जाता है। अच्छा, महासागर की परपट्टी की बात करें कि महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। अब बात करते हैं समुद्र की प्रॉपर्टी की बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं सिम्मे। जिसे क्या कहते हैं, सिम्मे। क्या कहा जाता है, जिसको सिम्मे कहा जाता है। सी का मतलब सिलिका, मै का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। सी का मतलब सिलिका और एम का मतलब मै का मतलब मैग्नीशियम, है ना। ये थोड़ा ये नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो महाद्वीपीय संहति है ना, जो महाद्वीपीय संहति है वो 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है, और समुद्री से जो सतह समुद्री जो प्रॉपर्टी है वो हमारा वो जो हमारा सिलिका और मैग्नीशियम से, सिम्मे से बना हुआ है। उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट भाषा में सिम्मे कह देते हैं, है ना, उसको सिम्मे कहते हैं। तो उसको सी का मतलब सिलिका, मै का मतलब मैग्नीशियम से बना होता है। अच्छा, परपट्टी के ठीक नीचे की बात करते हैं। परपट्टी के ठीक नीचे क्या होता है, परपट्टी के, देखिए ध्यान, परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल, है ना, होता है, जिसे जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। जो कितने मीटर की गहराई तक फैला होता है, 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला होता है। परपट्टी के ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल। क्या होता है, मेंटल फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, क्रोड। अब थोड़ा ये डायग्राम में देखिए, समझ लेते हैं कहाँ पे क्या है ना। सबसे ऊपरी जो परत आपको दिखी, ये आपका क्या दिख गया, परपट्टी दिख गया। अच्छा, इसका जो यहाँ देखो, इसके जो ये येलो वाला जो पार्ट है, ये हमारा मेंटल है, ठीक है ना। और जो लास्ट वाला जो ये दिख रहा है आपको रेड वाला, वो हमारा क्रोड है। वो क्या है, हमारा क्रोड है। अच्छा, तो जो 2900 किलोमीटर तक हमारा क्या फैला हुआ है, तो हमारा जो सेकंड वाला मेंटल जो पार्ट है वो फैला हुआ है ना। और ऊपर तो मैंने बता ही दिया कि जो ऊपर परपट्टी है, जो सबसे पतली परत है, वो परपट्टी 35 किलोमीटर तक महाद्वीपीय में, और 5 किलोमीटर तक समुद्री स्थल में, ठीक है ना, फैला हुआ है। किस चीज़ से बना है ये भी बता दिया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे देखिए, है ना, आगे देखते हुए चलेंगे। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। उसकी गहराई कितनी है, मेंटोर की गहराई 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी जो सबसे आंतरिक जो परत होता है उसे क्या कहते हैं, क्रोड। क्या कहते हैं, क्रोड। अच्छा, थोड़ा सा और इधर देखिए। अच्छा, क्रोड, और उसी क्रोड की जिसकी त्रिज्या जो थर्ड लेयर में जो आता है हमारा क्रोड, उसकी जो त्रिज्या होता है लगभग 35 किलोमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितना है बेटा, लगभग 35 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, सॉरी 3500 किलोमीटर, है ना, 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। और जो क्रोड होता है वो निकल और लोहे का बना होता है। क्रोड किसका बना होता है, निकल और लोहे का बना होता है। अच्छा, मेंटल किसका बना होता है, मैग्नीशियम, और देखो मैग्नीशियम और किस चीज़ का बना होता है। यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले जो हमने पहले ऊपर बात किया, तो कि भाई जो आपका जो सबसे पहले हमारा बाहरी वाला पार्ट यानी परपट्टी, तो परपट्टी किस किस से बना हुआ था, तो ये नोट डाउन कीजिएगा। जो परपट्टी था वो हमारा मैग्नीशियम, है ना, सिम्मे बोलते हैं। मैग्नीशियम को क्या मैग्नीशियम हो गया आपका
सिलिका एवं एल्यूमिना से। सिलिका और एल्यूमिना से हमारा क्या बना हुआ है, देखिए ध्यान से, सिलिका और एल्यूमिना से हमारा क्या बना हुआ है, हमारी सबसे ऊपरी परत है ना, परपटी हमारा सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है, और हमारा जो मेंटोर है वो सिमे से बना हुआ है यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, और आपका जो सबसे जो आखिरी वाला जो नीचे वाला परत है वो किससे बना हुआ है, तो वो जो आपका बना हुआ है वो निकेल और फेरस से बना हुआ है, यानी लोहे से। फिर लोहे को क्या बोला जाता है, फेरस भी बोला जाता है। निकल और लोहा से फैला हुआ है, और वो 35 किलोमीटर उसकी क्या है, त्रिज्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही शब्द को बार बार ही पढ़िए, उसको देखिए, आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, रट्टा बस नहीं मारिएगा, बस समझिए उसको। अगर आप समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेल एवं खनिज। अब हम बात करेंगे सेल एवं खनिज की, कि पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी क्या है, अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। अब बात हो गया कि सेल कहते किसको हैं, तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ, पृथ्वी के परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है, सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। अब बात है सेल कैसा हो सकता है, तो उसका अलग अलग आकार हो सकता है, ठीक है ना, उसका गठन हो सकता है ना, अलग अलग रंग हो सकता है ना। तो सेल कैसे बनती है पता चल गया। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि सेल कहते किसको हैं, तो आप कहोगे कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। बेटा बार बार मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ कि आप उसे ध्यानपूर्वक समझें, है ना। आप उसको अगर ध्यानपूर्वक समझते हैं तो डेफिनेटली आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, और उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार जैसे ही आप नोट्स बना लेते हैं 2-4 बार उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद कभी भी आप भूल ही नहीं सकते ये सारी चीज़ें, है ना। हाँ, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करें कि भैया सेल, तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर मेनली बात करें हम उसको, तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सबसे पहले जो पहला आता है अग्नेय सेल। अग्नेय सेल को बोला जाता है इग्नियस, क्या, इग्नियस। इग्नेय सेल को क्या बोला जाता है, इग्नियस। तो इग्नियस सेल भी कई जगह लिखा होता है और अग्नेय सेल भी होता है ना। तो पहला होता है अग्नेय सेल, दूसरा होता है अवसादी, जिसको सेंडिमेंट्री बोलते हैं, है ना, सेंडिमेंट्री बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपसादी सेल। और जो तीसरा होता है कांतरिक सेल, जिसको मेटामॉर्फिक सेल भी कहते हैं उसको। अच्छा चलिए, द्रविड मैग्मा। अब सबसे पहले जब हम बात करेंगे, द्रविड मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार से बने सेल अग्नेय सेल कहलाते हैं। बात करेंगे कि अग्नेय सेल कहते किसको है, तो अग्नेय सेल द्रविड मैग्मा, है ना। क्या बात करेंगे हम, द्रविड मैग्मा ठंडा होकर ठोस जब हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को क्या कहेंगे, अग्नेय सेल कहेंगे। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, और अग्नेय सेल को क्या बोला जाता है, प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। और अग्नेय सेल कहते किसको हैं, तो द्रविड मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं, अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार के होता है, एक होता है अंतर्वेदी सेल और एक होता है बहिर्वेदी सेल। अब हम बात करेंगे अंतर्वेदी और बाहरवेदी को हम समझेंगे थोड़ा अच्छे से, है ना। अंतर्वेदी और बाहरवेदी को हम समझेंगे। अब अंतर्वेदी और बाहरवेदी को समझने के लिए थोड़ा सा ये देखिए, है ना, ये थोड़ा सा जो मैंने लाइनिंग खींची है इसको हटा दूं। चलिए थोड़ा सा इसको हटा दें। हाँ
ज्वालामुखी से, अब अंतर्वेदी और बाहिर्वेदी सेल के बारे में देखो, ध्यान से समझिएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं आप कि कैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता होगा और क्यों निकलता है? तो बेटा पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है ना, और मैग्मा जब गर्म होने के बाद जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो ब्लास्ट होता है, तो जिसकी वजह से ज्वालामुखी फटती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्वालामुखी फटती है, और उस ज्वालामुखी की वजह से भूकंप भी आता है। चलिए समझते हैं हम उसको। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। लाल द्रवित मैग्मा जो है पृथ्वी के जो अंदर, वही एक प्रकार का लावा है जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। आंतरिक भाग से निकलकर कहाँ आता है? सतह पर आता है। आंतरिक भाग से निकलकर कहाँ आता है? सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है ना, आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बनता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। अब बात हुआ कि अग्नेय सेल, बहिर्वेदी अग्नेय सेल किसे कहते हैं? तो बात, जब द्रवित लावा, क्या, जब द्रवित लावा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो लावा होता है, तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, कहाँ से आता है? नीचे से, है ना, नीचे से। नीचे क्या हमारा मैग्मा है, तो जो मैग्मा जब जब उसका तापमान, इतना टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो ऊपर की ओर उठता है, और जब ऊपर से उठ करके जब सतह पर आ जाता है, जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, और ये तेजी से फिर ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद क्या बन जाएगा? ठोस बनेगा। तो ठंडा होने के बाद क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। तो प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को क्या कहेंगे? बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहेंगे। अच्छा, इसकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली है। इस जो बनता है ना बेटा, जो ये जो बहिर्वेदी सेल जो बनता है, हमारे अग्नेय सेल से जो बहिर्वेदी सेल बनता है, ये बिल्कुल महीन दानों वाली होता है ना। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ बोसाल्ट, तो बोसाल्ट क्या होता है? बिल्कुल छोटे-छोटे महीन-महीन दाने की तरह होता है। जो पूरा दक्कन का पठार है ना, पूरा बोसाल्ट के सेलों से बना हुआ है, बोसाल्ट सेलों से बना है। तो यहाँ देखो लिखा भी है, दक्कन पठार बोसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी-कभी भूपट्टी के, अब हम बात करेंगे अंतर्वेदी, तो द्रवित मैग्मा कभी-कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। यानी ऊपर जैसे उठने की कोशिश करता है, तो ऊपर सतह तक पहुंचने से पहले ही अगर वो ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार बने सेलों को अंतर्वेदी सेल कहते हैं। इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी सेल कहते हैं, है ना। इस प्रकार के बने सेलों को क्या कहा जाता है? अंतर्वेदी सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है, और अंतर्वेदी वाला धीरे धीरे जब ये ठंडा होता है तो ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। और मैंने बोला था जो बहिर्वेदी था वो छोटे छोटे दानों में ले रहा था, है ना। तो ये बड़े दानों का जब रूप ले लेता है, जैसे ग्रेनाइट, ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। ये किस लिए काम आता है? जलेई अगर मसालों वगैरह बनाते हो तो दाने का चूर्ण बनाने के लिए, या अपघर्षण पत्थरों का प्रयोग करता है, वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। सेल, अब आगे बात करेंगे, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टूट जाती है, और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर सेल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से बने सेल को अवसादी सेल कहते हैं। अब हम बात करेंगे अवसादी सेल कहते किसको हैं। तो देखो, अवसादी सेल क्या होता है कि सेल कभी कभार जैसे कि ऊपर की तरफ है, तो ऊपर से अगर लुढ़क गया, ठीक है ना, तो लुढ़क करके टूट जाएगा या चटक जाएगा, और एक दूसरे से या तो टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। और इन छोटे छोटे कणों को अवसाद करते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़ा होगा क्या होगा? अवसाद होगा। और वो ये अवसाद हवा या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके क्या पहुंच करके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और वहीं पे जमा होने के बाद बिल्कुल दृढ़ हो जाता है, बिल्कुल ठोस हो जाता है, और अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बना लेता है। और ये जो अवसाद दृढ़ होगा ना, बिल्कुल कठोर होकर के एक सेल की परत बना लेगा, और इस प्रकार के बने सेल को अवसादी सेल कहते हैं। तो यहाँ समझ में आया कि अवसादी सेल किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि जब सेल लुढ़क कर, टूट कर, चटक कर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो करके वो अवसाद बना लेता है, और वो अवसाद हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, और वहाँ पे जाकर के फिर से वो ठोस हो जाता है, और वो सेल में जब परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं।
कोई दिक्कत। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, उदाहरण के लिए इसका ले सकते हो कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं वन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अच्छा, इन पे जीवाश्म भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आगे देखिए थोड़ा, इसका उदाहरण देख रहे थे, अब सादी सेल का फिर से देखिए ध्यान। उदाहरण के बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है। इन सेलों में पौधों, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहते थे। अब जब सेल जब टूट करके चटक करके आया तो कहीं से लुढ़क के आया होगा, तो जहाँ वो पहले रहता था, है ना, वो जहाँ पहले वो चीज़ें थी तो उस पर कई सारे सूक्ष्म जीव वगैरह, जीवाणु वगैरह भी रहते होंगे, जैसी बात है। तो ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नेय, अब आगे बात करते हैं। अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाता है। अब अगली बात करें, तीसरी सेल जो हमारा कायांतरिक सेल था, तो वो कैसे बनता है? तो जब अग्नेय सेल, जो क्योंकि बहिर्भेदी सेल जब ऊपर आया था, तो जब बहिर्भेदी सेल जब ऊपर आकर के बना और वही जब टूट फूट करके फिर हम वो किस में परिवर्तित हो गया? अवसादी में। तो जब कायांतरिक अग्नेय सेल और अवसादी सेल, ठीक है ना, सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेटें में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो चूना पत्थर होता है किसमें बन जाता है? संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है ना। और चिकनी मिट्टी से क्या स्लेटें वगैरह बन जाती है ना। स्लेटी समझते हो ना, स्लेट। हाँ, आगे थोड़ा सा और बढ़े, चलिए देखते हैं और आगे। सेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको भी पता है सेल हमारे लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग, जैसे क्यों उपयोगी है वो देख लीजिए। जैसे कठोर सेलों का जो उपयोग है हम सड़क वगैरह बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का प्रयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर का इस्तेमाल देखो कहाँ बहुत ज़्यादा खेलों में करते हैं, जैसे कि पिट्ठूग्राम वगैरह खेलते हो, पिट्ठू खेलते हो, ठीक है ना। चिबड्डी वगैरह, जैसे स्टापू या किट किट कहते हैं, कित कित वगैरह जो खेलते हैं बच्चे छोटे छोटे, एक पैर पे जो कूद के खेलते हैं, पांच पत्थर वाला, बहुत सारी चीज़ें आप इससे खेलते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछ कर कुछ अन्य खेलों के नाम भी पता कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई। अब देखो सेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। घर बनाने के लिए, जैसे बताया कि घर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सड़क के लिए, इमारत के लिए, आप उससे छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए देखते होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे जीवन पे इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। हाँ, वैसे तो हर किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, और जो भी हमारे संसाधन हमारे लिए, हर एक संसाधन हमारे लिए उपयोगी होता है ना। हर एक संसाधन क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। अब आगे हम पढ़ते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्रण कहते हैं। अब अगला चीज़ें बोलेगा कि सेल चक्रण किसे कहते हैं। तो सेल चक्रण बेटा, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से फिर पहले में, तो ये क्या होता है? बिल्कुल चक्कर चल रहा है ना, बिल्कुल एक चक्र बन रहा है, तो इसे कहते हैं सेल चक्र। जैसे वाटर साइकिल आप पढ़ते हो कि पहले पानी जमीन पे होता है, तो सनलाइट से इवेपोरेट होकर के फिर वो बादल बनता है, फिर बादल से फिर वो संघनित होकर के फिर बूंदे के रूप में फिर धरती पर आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? चक्कर चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। तो इसी को कहते हैं, वो हमारा वाटर साइकिल था और ये हमारा क्या है? हमारा सेल चक्र है ना। तो सेल चक्र किसे कहते हैं समझ में आया? कि जब एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाए और फिर दूसरा तीसरे में हो जाए और तीसरा फिर पहले में हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, सेल चक्र कहते हैं। वेरी गुड, सेल चक्र कहते हैं। चलिए आगे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। हाँ, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बनता है। ये मैंने पहले बताया अग्नेय सेल क्या होता है, वो मैंने बताया था। ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो अपसादी सेल बन जाते हैं। ये भी बताया मैंने कि वही जो छोटे छोटे टुकड़े होकर के एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाता है अग्नेय सेल, तो वो क्या हो जाता है? आप स्थानांतरित होकर अपसादी सेल बन जाता है।
स्थानांतरित होकर के निर्माण करता है। और ताप एवं दाब के कारण अग्नेय एवं अवसादी सेल के आंतरिक सेल में बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण के आंतरिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, है ना। सेल चक्र क्या होता है, ये चीज़ें आपने समझ लिया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सेल चक्र के बाद, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखेंगे। सेल विभिन्न खनिजों से, देखो ध्यान से, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। आपको सबसे पहले बताया था सेल क्या होता है, कि सेल विभिन्न प्रकार के खनिजों पिंडों से बनी हुई होती है। यदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, देखो खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है। अब खनिज क्या है, तो एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है ना, जिसका मिश्रण होता है। खनिज एवं मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का प्रयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका प्रयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। अच्छा, हमारे लिए देखो सेल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सेल विभिन्न खनिजों से बना होता है और उन खनिजों का हम इस्तेमाल भी करते हैं। और खनिज प्राकृतिक रूप से क्या होता है, कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले एक पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ खनिजों का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर लेते हैं, है ना, ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला का हो गया, प्राकृतिक गैस का हो गया, पेट्रोलियम का हो गया इत्यादि, है ना। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से हमारा जो बहुमूल्य क्या है, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि, जिस तरीके से ये भी एक प्रकार का खनिज है ना। तो ये उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम देख लेते हैं जो आप जीके में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए, है ना, जो आपको याद होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए, क्या आप जानते हैं इन सब डब्बों को बेटा आप ज़रूर पढ़ा करो। अगर आप इन सब जो अलग अलग बॉक्स में दिए होते हैं ना, इसको मत छोड़ा करो, इसको ज़रूर आप पढ़ा कीजिए। देखिए कह रहा है विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ना। तो इसको आपको याद रखना है कि विश्व की क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी से, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हो कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है, तो आप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तथा सबसे गहरी तथा इसकी गहराई जो है लगभग 4 किलोमीटर तक है। यानी पृथ्वी के अंदर हम 4 किलोमीटर जाएं, ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। ये ऐसे नहीं कि हम चले जाएंगे पृथ्वी के अंदर। और तेल की खोज में इंजीनियर ने इसे 6 किलोमीटर तक, है ना, गहराई तक इसे खोद चुके हैं। अब विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे है, तो आप बताओगे कहाँ, अफ्रीका में। फिर इसकी गहराई सबसे पहले कितनी थी, तो 4 किलोमीटर। तेल की तलाश में इंजीनियर ने इसे कितने किलोमीटर तक खोद दिया, तो 6 किलोमीटर तक है ना। और आगे फिर से देखिए, पृथ्वी की केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक जाना पड़ेगा। यानी पृथ्वी की केंद्र तक, यानी करोड़ तक आपको पहुंचने के लिए आपको 6000 किलोमीटर नीचे खोदना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही असंभव है ना। यहाँ तक कि आप खोद नहीं पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें कितना खोदना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा। सबसे गहरी खान कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। कितनी गहराई तक है, तो 4 किलोमीटर तक थी। तेल की खोज में उसे 6 किलोमीटर तक कर दिया गया है। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें 6000 किलोमीटर हमें गहराई तक जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही असंभव है या असंभव वर्क है। चलो थोड़ा सा इधर भी देख लेंगे। पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा, पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, और 84% हिस्सा मेंटल है, और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या
6371 6371 किलोमीटर है। ये भी पूछता है आपको, 1 नंबर क्वेश्चन में ये बनता है कि बताओ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कितनी है 6371 किलोमीटर। तभी तो मैंने कहा उसको सेंटर तक खोदने के लिए 6000 किलोमीटर आपको नीचे जाना पड़ेगा, तब भी पूरे सेंटर में नहीं जाएंगे, फिर भी 371 किलोमीटर बच जाएगा, है ना। तो ये यहाँ तक के जाना बहुत ही असंभव है। अच्छा, पूछेगा कि बताओ पृथ्वी का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो मात्र 1%, है ना। 100 में से 1% सिर्फ प्रॉपर्टी का है, जो कि आपको कितना गहराई तक के ये भी जाते हैं ना, जो बताया था कि भाई 35 किलोमीटर तक के आपको प्रायद्वीपीय में 35 किलोमीटर तक, और जो समुद्री इलाके में, मैं समुद्री सतह पर, है ना, समुद्री सतह पे बताया था 5 किलोमीटर तक के गहराई तक के जाता है ना। सिर्फ 1% है ये। इसका जो 84% जो है वो हमारा क्या है, मेंटल, है ना। 84% मेंटल और 15% हमारा क्रोड है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम, अच्छा ये जो मैंने बताया, जो इग्नियस है, इग्नियस सेल को क्या बोलते हैं, इग्नियस सेल को बोलते हैं अग्नेय सेल। तो अग्नेय सेल किसे कहते हैं, इग्नियस को। तो इग्नियस वर्ड्स आया कहाँ से, तो ये लैटिन शब्द है ना, ये क्या है, एक लैटिन शब्द है। थोड़ा सा मैं इनको हटा दूँ, है ना। इग्नियस शब्द क्या है हमारा, एक लैटिन शब्द है शब्द इग्नस से, इग्नस जिसका अर्थ होता है अग्नि। इग्नस का अर्थ क्या होता है, अग्नि। अच्छा, सेंडिमेंट्री ये भी एक लैटिन शब्द है, जो कि सेंडिमेंटम से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक ये एक ग्रीक शब्द है, जिसका मेटामॉर्फस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, है ना। तो आपको बताता है अग्नेय से, अब साथी से सेंडिमेंट्री, और जो लास्ट वाला जो था मेटाफोरिक सेल। मेटाफोरिक सेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी में कौन सा सेल बताया था, सबसे पहले बताया था अग्नेय सेल, ठीक है ना। दूसरा अवसादी सेल, और तीसरा रूपांतरित सेल, है ना। 3 प्रकार के सेल मैंने आपको बताए थे, है ना। रूपांतरित सेल, ये 3 प्रकार के सेल। रूपांतरित, उसी को कयांत्रिक सेल भी कहा जाता है। रूपांतरित का मतलब, रूपांतरित जब होता है तो क्या बन जाता है, कयांत्रिक सेल। क्या, तो मेटामॉर्फिक को क्या बोलता जाता है, कयांत्रिक सेल बोला जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जीवाश्म, थोड़ा इधर देख लीजिए, जीवाश्म। तो सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतु के अवशेषों को क्या कहते हैं, जीवाश्म। अब जीवाश्म किसे, जीवाश्म वाला मैंने बताया था ना, जब अग्नेय सेल बना था तो वो लुढ़क करके जब नीचे की तरफ आता, तो उस जब वो पहले बना था तो उस पर कोई तो जीवाश्म, कुछ तो कीट वगैरह, कुछ तो जीव जंतु उस पर रहते होंगे ना, तो वो क्या होते हैं, तो वो दब जाने की वजह से, देखो कह रहा है सेलों की परतों में दबे मृत पौधे, या तो पौधा दब गया होगा या जंतु के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म में या पेड़ पौधे जम करके या दब करके कोयला का निर्माण ले लेता है और जीव जंतु बनता है, तो वहाँ से पेट्रोलियम बन जाता है हमारा, है ना। तो ये जीवाश्म होता है हमारा। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, एक एक चीज करेंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, अब नहीं है कुछ, आपको सारे बॉक्स भी मैंने करा दिए आपको, और एक एक चीज़ आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो बस इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचता रहे। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो जिन्हें प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर जाएं, और अभी ऐसे भी कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको जिनको ज़रूरत है, जो घर पे रहकर पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, है ना। तो वो लोग पढ़िए, और एक एक नंबर वाले जितने भी मैंने बताया वो सबको याद रखिए, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इसको बार बार पढ़िए, है ना। जानते हैं ना, आपने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। यानी बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो आपको क्यों नहीं होगा याद,
आप कोई भी असंभव, कुछ भी असंभव नहीं होता बेटा, जीवन में हर चीज़ संभव होता है ना? गलतियाँ हर किसी से होती है और गलतियों से इंसान सीखता है। तो उम्मीद है कि आप भी सीखेंगे और बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करेंगे। एक चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर पढ़िए, है ना? क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, 7th क्लास में होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको थोड़ा-सा और मेहनत करना पड़ेगा, है ना? और अभी से ही अपने माइंड को डेवलप रखिए, ठीक है ना? ये नहीं कि अपने सेरिब्रम को इतना कमज़ोर करके रखिएगा। सेरिब्रम जिनका कमज़ोर होता है बेटा, जो 66% पार्ट होता है हमारा दिमाग का, है ना? तो वो जिनका कमज़ोर होता है उनका तो आईक्यू लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो होता है ना? तो ध्यान रखिएगा, आप इस चीज़ को पढ़िए। आप ये मत देखिए कि दुनिया क्या कर रही है ना? और मैं आपको इसीलिए एनसीईआरटी के एक-एक लाइन, एक-एक पॉइंट करके मैंने आपको समझाया कि एक-एक चीज़ आप देखते हुए चलें। हाँ, जिसको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, है ना? तो वो आप मुझसे पूछ लोगे, है ना? कई बार पढ़ते-पढ़ते कोई जो वर्ड्स होता है, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, चलो उसकी कोई बात नहीं, ठीक है ना? अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, जब तक के लिए ये चैप्टर अच्छे से कीजिए, फिर आगे के चैप्टर अगली क्लास में मैं आपको दूँगा और इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? फिर मैं इससे जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए